फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे हमने फार्माकोकाइनेटिक्स शुरू किया था, जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। सो आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए, क्योंकि वहाँ पर हमने थोड़े बेसिक्स भी जाने थे डिस्ट्रीब्यूशन के। पूरा एक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन का एक जो बेसिक वाला लेक्चर है वो पार्ट 2 वो ज़रूर देखना। उसमें मैंने आपको फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बताया है। और जो ये आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ये भी हमने इसे प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। और हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये सब जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन को मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही वैसे ज़्यादा मतलब बड़ा टॉपिक नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको फार्माकोडायनेमिक पढ़ना है अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखो, मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि जब हम ड्रग लेते हैं तो ड्रग जो है आपकी, पहले तो आपके वो जहाँ पे भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैंने ओरली रूट से लिया है, तो ओरली रूट से ड्रग जो है वो ब्लड में जाएगी आपकी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। आपकी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो भी मूवमेंट हो रही है ड्रग की, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड से आपका टारगेट ऑर्गन तक जो भी ड्रग जा रहा है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ रहा है? ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन से टारगेट ऑर्गन तक आपकी जो भी ड्रग जाती है, ठीक है, यहाँ पर जाकर आपकी ड्रग जो है आपको अपना थेरेप्यूटिक रिएक्शन शो करती है। ठीक है, जो भी एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पर ब्लड से टारगेट ऑर्गन तक जाने को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों में डिफरेंस रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आपका ब्लड में जाना यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाना, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन से टारगेट ऑर्गन की तरफ जाना, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन अब इनके बीच में होता क्या है, यहाँ से यहाँ तक ड्रग कैसे पहुँच रही है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन से टारगेट ऑर्गन तक ब्लड यहाँ से कैसे जा रही है, ठीक है, कौन कौन से पाथवे को फॉलो कर रही है, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में लिखी है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द सिस्टेमिक सर्कुलेशन टू द टारगेट ऑर्गन। तो ये टारगेट ऑर्गन तक सिस्टेमिक सर्कुलेशन में से जो थ्रू जो ब्लड ड्रग जा रही है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, यहाँ पर हमने बात की थी जो ये ब्लड का कंसेप्ट है ना, ये आपको थोड़ा मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैंने आप पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो डायग्रामेटिक कंसेप्ट है मैं आपको ये सबसे पहले बता देती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से टारगेट ऑर्गन तक जो आपका ड्रग जा रहा है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन अब यहाँ पे इसके बीच में हो क्या रहा है यहाँ पर। अब देखो, बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बताया था कि हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो पीपी से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये क्या आपका प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर में मैंने बताया ये प्लाज्मा प्रोटीन है, उसके अराउंड जो ये आप डी में देख रहे हो ये आपका क्या है, ड्रग है। ठीक है, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बता देती हूँ ताकि आपको इजीली टॉपिक समझ आ जाए। अब यहाँ पर जो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स है जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये आपका एल्बुमिन भी हो सकती है, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकती है, ग्लोबुलिन हो सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी ये प्लाज्मा प्रोटीन होती है, इनका काम क्या होता है बेसिकली, ये अगर मैं ड्रग की पर्पज से देखूं तो जो आपका जो एल्बुमिन है वो एसिड ड्रग से बाइंड करता है। जितनी भी एसिडिक ड्रग होती है, वीक एसिडिक ड्रग जो होती हैं, ये आपकी एल्बुमिन से बाइंड करती हैं। और जो अल्फा 1 ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, इससे आपकी जितनी भी बेसिक ड्रग्स होते हैं वो बाइंड करती है। और जो ग्लोबुलिन होता है उससे हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स बाइंड करती हैं सम टाइम। अब देखो, यहाँ पर मेरा पर्पज़ क्या है इन सब चीज़ों को बताने का, क्योंकि जो हमारी ड्रग होती है ना वो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती है। ब्लड में आने के बाद ये अब जो ड्रग है वो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात ये आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग यहाँ पर बाइंड करती है। एक होती है वाटर सोल्यूबल ड्रग, एक होती है लिपिड सोल्यूबल ड्रग। तो कौन सी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगी? तो वैसे तो सबसे पहले अगर आपको सोचना है, आप खुद सोच के देखो, मैंने आपको इतने सारे कंसेप्ट क्लियर कराए हैं प्रीवियस वीडियो में, तो एक बार पोज लेकर आप खुद भी मतलब इस चीज़ को देखना। अब देखो, जो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन का वैसे तो कोई काम नहीं होता, मतलब कोई एक्शन नहीं होता, मतलब ऐसा अपना कोई एक्शन नहीं दिखाती, साइलेंट रिसेप्टर्स होते हैं एक तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लाज्मा प्रोटीन है,
पहले हम इनका थोड़ा नेचर समझते हैं कि कैसी होती है नेचर में। अब देखो, जो ये मैं आपको कंसेप्ट बता रही थी, यहाँ पे सिर्फ आपको ये टॉपिक क्लियर करेगा प्लाज्मा प्रोटीन का। अब जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा 55%, और जितने भी 45% जो होते हैं वो सेल प्रेजेंट होती हैं। अब प्लाज्मा भी जो होता है ना 55% में से अगर हम इसको लगा लेते हैं 100%, तो यहाँ पर इसमें प्लाज्मा के अंदर भी जो 90 to 92% वाटर प्रेजेंट होता है। 90 से 92% आपका वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, और उसमें से 8 से 10% जो होता है वो अदर कंपोनेंट्स आपको पता है होते हैं, तो आपने ऑलरेडी पता है। लेकिन देखो, सबसे मेन कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या है, आपका वाटर है। तो यानी जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन है, और जो प्लाज्मा के अंदर ही क्या है, प्लाज्मा के अंदर ही आपकी प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन्स, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, तो इस प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स है ये कैसे नेचर की हुई, वाटर, यानी वाटर एक तरह से ये जो प्रोटीन है ये वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स होंगी। अब मुझे एक बात बताना, इन प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन वाटर सोल्यूबल है, तो ये कौन से ड्रग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब सिंपली समझो, यहाँ पर अगर जो ये प्रोटीन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है, अगर ये वाटर सोल्यूबल है, यानी 90 to 90% जो आप देख रहे हो ये वाटर सोल्यूबल है, तो ये अपनी तरफ वाटर सोल्यूबल ड्रग को ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो आप ये देख रहे हो पीपी, यानी प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड ड्रग्स आप देख रहे हो यहाँ पे, जो ये ड्रग्स इससे बाइंड करके बैठी हुई है, ये ड्रग जो है ये वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है। ठीक है, अब आपको रीज़न भी समझ आ गया होगा क्यों वाटर सोल्यूबल ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती हैं। अब देखो, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो फ्री फॉर्म में रहेंगी, वो कोई भी प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करेंगी, और फ्री फॉर्म में जो ये ड्रग है ऐसे पड़े रहेंगे ब्लड के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, कोई ड्रग है जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है, वाटर सोल्यूबल होगी, ठीक है, और जो ड्रग फ्री फॉर्म में है, फ्री ड्रग के फॉर्म में है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो होती हैं, इनमें से एक्शन कौन सी शो करेंगी, यानी या तो ये एक्शन शो करेंगे, ये एक्शन शो करेंगे। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इन दोनों में से कौन सी ड्रग, या मतलब प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड ड्रग एक्शन शो करेगी या फ्री ड्रग एक्शन शो करेगी। तो देखो, यहाँ पर सिंपल सा आंसर है, जो ये फ्री ड्रग है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, ये अपना थेरेपेटिकल एक्शन शो करती है। यहाँ पर देखो, ये जो ड्रग है फ्री फॉर्म में, ये डिस्ट्रीब्यूट होकर आपके टारगेट ऑर्गन की तरफ चल जाएंगी, और वहाँ पर जाकर अपना थेरेपेटिकल एक्शन जो भी होगा एक्शन, वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना एक्शन आकर शो करेंगी। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ आया होगा कि जो अगर ड्रग को अपना एक्शन शो करना है, थेरेप्यूटिकल एक्शन शो करना है, तो उसको फ्री फॉर्म में होना पड़ेगा। समझ आ रही है। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल भी मतलब से बनाया है, ये भी मैंने अपने टीचर से ही सीखा था। तो यहाँ पर दो इंसान हैं जो जा रहे हैं ए और बी, और दो पर्सन इधर हैं जो सी और डी, मैंने आपको इनको नाम दिया है। मान लो ये दोनों आपस में जानते हैं एक दूसरे को, ये इधर से आ रहे हैं, ये इधर से आ रहे हैं, तो ये आपस में बी और सी आपस में क्या है, इन दोनों का मतलब ये नोन है, मतलब ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, अब जब ये आपस में ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो एक टाइम पे क्या होगा, अगर ये एक दूसरे को जानते हैं तो ये एकदम से रुकेंगे और आपस में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हाल चाल पूछेंगे, तो ये आपस में यहाँ पे रुक जाएंगे। लेकिन जो ए और डी है, ये ए और डी है, ये आपस में जानते ही नहीं एक दूसरे को, तो ये क्या करेंगे, फालतू के सोचेंगे कि भी ये दोनों फालतू में आपस में बात कर रहे हैं, तो हम निकल जाते हैं। तो ये जो ए वाला है ये आगे निकल जाएगा, और जो ये डी वाला है ये अपना निकल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी जा रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे क्या है, मेरा मेन सिस्टम मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, अगर यहाँ पर बी और यहाँ जो सी है, ये जब आपस में बात करेंगे तो ये थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होंगे, थोड़ी देर जो यहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, तो यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर जो प्लाज्मा प्रोटीन और ड्रग है, अगर ये आपस में बाइंड कर रहे हैं, तो ये इनका जो बेसिकली मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप मतलब एक तरह से स्लो हो जाएगा, मूवमेंट तो होगा, लेकिन इनका मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगा। ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो बी और सी है, जब इन्होंने आपस में बात करना शुरू की तो थोड़ी देर तो खड़े रहेंगे ना, लेकिन जो ए और डी है ये तो आपस में जानते नहीं थे एक दूसरे को, तो ये अपना आगे चले गए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि इनका मूवमेंट जो है स्लो होगा, लेकिन जो फ्री ड्रग है इनका मूवमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ देखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लिपिड सोल्यूबिलिटी के। यानी अगर आपकी ड्रग लिपिड सोल्यूबल है तभी वो फ्री फॉर्म में ईजिली घूमेगी ब्लड में, अगर वो फ्री फॉर्म में होगी तभी वो टारगेट ऑर्गन की तरफ जाएगी। तो ये आपका मैंने आपको कंसेप्ट आपको पीछे बता दिया कि आपको पिछले से टॉपिक से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ड्रग प्लाज्मा कंसनट्रेशन के। जितना ज़्यादा आपका प्लाज्मा कंसनट्रेशन होगा,
यानी उतना ही ब्लड प्रोटीन होगा, प्लाज्मा प्रोटीन होगा। जितना ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन होगा उतनी ही ड्रग आपकी बाइंड करेगी, और जितनी ड्रग आपकी बाइंड करेगी, मैंने आपको बताया कि वो ड्रग जो भी प्लाज्मा प्रोटीन से जो भी ड्रग बाइंडेड होती है ना, वो कोई भी अपना थेरेप्यूटिकल एक्शन तो शो नहीं करती है। ये चीज़ याद रखना, जो भी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है वो अपना थेरेप्यूटिकल एक्शन नहीं शो करेगी। अगर इसको अपना एक्शन शो करना है तो वो फ्री फॉर्म में उसको होना पड़ेगा। समझ रहे बात? ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताइए कि ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन जो है, अगर वो उसके अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन बॉडी fluid compartments. After absorption, drug enter systemic circulation and get distributed in the body fluid. अब बेसिकली यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरह से रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्म है, सॉरी ट्रांसफर ऑफ ड्रग है। तो यहाँ पर मीन्स क्या हुआ कि आपकी ड्रग अगर आपकी बॉडी में, जैसे कंपार्टमेंट यहाँ पे क्या होते हैं, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट यहाँ पे बताया गया है। कंपार्टमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे लीवर है, ऑर्गन है, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को यहाँ पे क्या बोला गया, कंपार्टमेंट। ठीक है। उसमें क्या है, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट है, यानी आपकी जो ड्रग है वो रिवर्सिबली ट्रांसफर होती रहती है आपकी कंपार्टमेंट में। जैसे आपके ऑर्गन्स में अगर लीवर में, कभी हार्ट में चलेगी, कभी किडनी में चलेगी, तो यानी कंपार्टमेंट में यहाँ पे रिवर्सिबल ट्रांसफर होती रहेगी। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ड्रग एंटर सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी फ्लूइड। ठीक है। यानी आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने के बाद जब वो आपकी बॉडी के ऑर्गन में कब जाएगी, जब वो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगी तभी वो आपकी बॉडी में जाएगी, तभी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी आपके टारगेट ऑर्गन तक। ठीक है। उसके बाद देखो हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम वीडी के नाम से भी जानते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, ये सिंपल सा है। इट मीन्स कि द एपरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग distributed in the body provided the same concentration as in the body plasma. It means blood plasma. यानी एपरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग ही आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन द बॉडी प्रोवाइडेड द सेम कंसंट्रेशन एज द ब्लड प्लाज्मा। ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह से होते हैं, हाई वीडी और लो वीडी। हाई वीडी मीन्स हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि मोर अमाउंट ऑफ ड्रग इन द टिश्यूज, यानी जब आपका हाई वीडी में बेसिकली क्या होगा, जब आपकी ड्रग हाई अमाउंट में आपकी टिश्यूज में चली जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्रग की लिपिड कितनी सोलिबिलिटी है और प्रोटीन बाइंडिंग कितनी है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। ठीक है। और लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ ड्रग इन बेसिकली सर्कुलेशन में। जो आपका सर्कुलेशन है, यानी आपको जो ब्लड है, प्लाज्मा है, उसमें कितनी ड्रग प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मोर अमाउंट ऑफ। अब मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू बताती हूँ। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या आता है कि इसको हम वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लिपिड सोलिबिलिटी। जितनी आपकी ड्रग की लिपिड सोलिबिलिटी होगी उतनी ही आपकी ड्रग जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। और प्लाज्मा कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन का ही सिस्टम मैंने आपको बताया था पहले भी। ठीक है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन के इनवर्स होती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे बेसिकली जो इंडिकेटर है, जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम लीटर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, टोटल एडमिनिस्ट्रेटेड डोज, यानी कितनी आपने टोटल डोज कितनी ली है और प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है। मान लो आपने 100 mg लिया है और प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, यानी टोटल एडमिनिस्ट्रेशन डोज कितनी आपने डोज ली है। ठीक है। अब हम बात करते हैं लोडिंग डोज। लोडिंग डोज बेसिकली क्या होती है, देखो इसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ लोडिंग डोज क्या होता है। एक टॉपिक और भी है जो आपको बताना था। ठीक है। वो भी मैं सबसे पहले आपको वो बताऊंगी तो आपको समझ आएगा लोडिंग डोज क्या होती है। अब लोडिंग डोज बेसिकली यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ये चीज़ समझो कि डिटरमाइन करते हैं। लोडिंग डोज इज डिटरमाइंड बाय द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता रही हूँ इसमें, तब आपको ये समझ आएगा लोडिंग डोज क्या होती है। देखो अभी आपने ये कंसेप्ट पढ़ा था प्लाज्मा प्रोटीन्स का और ड्रग्स का, और यहाँ पे फ्री ड्रग का। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आपके पास आपके ब्लड में दो तरह की ड्रग्स अब अवेलेबल है। एक होती है वाटर सोल्यूबल ड्रग अवेलेबल है और दूसरी है लिपिड सोल्यूबल ड्रग है। अब आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि इसमें कौन सी ड्रग जो है कितनी जल्दी एक्शन शो करेगी। ठीक है। किसका लोडिंग डोज कम होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। ये सब चीज़ें इन दोनों को मैं आप थोड़ा डिफरेंट करके बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे आपके ब्लड में बेसिकली दो तरह की ड्रग मैंने आपको बताया अवेलेबल है, लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल ड्रग। अब लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होती है वो फ्री फॉर्म में होती है, क्योंकि वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड तो कर नहीं सकती। ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन होती है वाटर सोल्यूबल, यानी इसमें आपका 90 to 90% जो वाटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे
जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होती हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड ड्रग होती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो होती ही नहीं है, मतलब कम होती है, वो चीज़ बताइए। यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे टी हाफ, एक चीज़ बताऊँ मुझे, टी हाफ यहाँ पे लेस होगा। टी हाफ के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी, इसके बारे में वैसे मैं आपको आगे मेटाबॉलिज्म हम जब हम पढ़ेंगे, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ टी हाफ क्या होता है। मान लो आपने क्या किया, 100 mg ड्रग ली है, ठीक है। इस 100 mg, जब आपने 100 mg आपके ब्लड में जब ड्रग हो गई, तो 100 mg में जब 50 mg आपकी ब्लड में रह जाएगी, इसको हम बोलते हैं ड्रग का टी हाफ, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपके यहाँ पे जो फ्री ड्रग है ये जल्दी जल्दी एक्शन शो करेगी, ठीक है। और जब ये जल्दी एक्शन शो करेगी तो इसका मतलब बॉडी से जल्दी तो निकलेगी। तो यहाँ पे टी हाफ क्या है, लेस है उसका, यहाँ पे टी एफ मोर होता है, टी हाफ जो है यहाँ पे मोर होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग होती है क्योंकि ये फ्री फॉर्म में है, अपना काम जल्दी करेगी, फास्ट एक्टिंग होती है ये, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या करेगी, ये जो ड्रग होती है ये आपका प्लाज्मा से बाइंडेड होती है, ठीक है। और यहाँ पे धीरे धीरे ये ड्रग जो है निकलेगी, पहले यहाँ से फिर ब्लड में जाएगी, फ्री फॉर्म में आएगी। तो यानी स्लो एक्टिंग है इसकी, स्लो है और लॉन्ग टाइम तक काम करेगी, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग है, स्लोवेस्ट एक्शन करती है और लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, शॉर्टेस्ट एक्टिंग कर रही है और फास्टेस्ट एक्टिंग है इसकी। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास ड्रग थी फ्री फॉर्म में ड्रग थी। अब जो ये ड्रग है, ये फ्री फॉर्म की जो ड्रग है, ये फटाफट आपके टारगेट ऑर्गन तक जाएगी, ठीक है। अब जब ये टारगेट ऑर्गन तक सबसे पहले ड्रग कौन जाएगी, फ्री फॉर्म की ड्रग जो है वो फास्ट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जब ये फास्ट जाएगी तो अपना काम क्या करेगी, जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करेगी और जल्दी से बॉडी से बाहर निकल भी जाएगी। तो यानी शॉर्टेस्ट एक्टिंग हुई और फास्ट काम करने वाली हुई, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि आराम से ड्रग निकलेगी, स्लोवेस्ट निकलेगी, आपकी प्रोटीन प्लाज्मा को स्लोवेस्ट छोड़ेगी और लॉन्ग एक्शन दिखाएगी क्योंकि आराम से निकल रही है, ठीक है। अब देखो मुझे एक चीज़ बताना आगे जाके, मान लो आपकी बॉडी से जो फ्री फॉर्म की ड्रग है ये जल्दी बाहर निकल रही है, जल्दी आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है और अपना जो बेसिकली अपना टारगेट ऑर्गन पे इफेक्ट दिखाया, ठीक है, और वो एलिमिनेट हो गई बॉडी से। अब उसको मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जल्दी से वो बॉडी से बाहर निकल गई है, ठीक है। अब मान लो कि क्या हुआ, आपकी बॉडी को और ज़रूरत पड़ी उस मेडिसिन की, ठीक है। अब अगर वो पहले पेन उसने ठीक कर दिया था तो दोबारा से पेन शुरू हो गया, तो दोबारा से उसको क्या करना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो लोडिंग डोज क्या होता है, बेसिकली जब मेडिसिन का इफेक्ट हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाता है तो हम दोबारा से मेडिसिन लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि 3 घंटे बाद मेडिसिन लेनी है, 8 घंटे बाद मेडिसिन लेनी है, तो उसको हम बोलते हैं लोडिंग डोज। अब बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो मेडिसिन को, इट मीन्स कि आपकी बॉडी से वो मेडिसिन जो पहले जो मेडिसिन आपने ली थी उसका असर जो है आपकी बॉडी से ख़त्म हो गया क्योंकि वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो गई है, ठीक है। अब दोबारा से आपको आपकी बॉडी को क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए उस पेन को मूव करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं लोडिंग डोज, ठीक है। अगेन जो आपको मेडिसिन लेनी है उसको हम बोले लोडिंग डोज, ताकि दोबारा से वो सेम साइकिल रिपीट हो सके, ठीक है। दोबारा से वो ड्रग जो है वो फ्री फॉर्म में होगी तो फास्टेस्ट एक्टिंग शो करेगी, ठीक है। और स्लोवेस्ट एक्टिंग होगी, ठीक है। स्लोवेस्ट क्यों, शॉर्टेस्ट क्यों होगी, सॉरी स्लोवेस्ट नहीं, शॉर्टेस्ट क्यों होगी, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए ही आपकी बॉडी में रह रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, स्लोवेस्ट होगा, यानी स्लो, बिल्कुल आराम से निकलेगी और लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में रहेगी। और यहाँ पे लोडिंग डोज की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इसका लंबा इफेक्ट चलता है। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट होता है क्योंकि ये फ्री फॉर्म में है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्लो होता है, ठीक है। अब ये जो ड्रग है ना, ये आपके जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, जो प्लेसेंटा है उसको भी क्रॉस कर जाती है। इसका रीज़न क्या है, अब प्लाज्मा जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है, ट्रिपल बी है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना इतना इजी नहीं होता किसी भी ड्रग के लिए। अगर किसी को ब्लड ब्रेन बैरियर मीन्स जो ब्रेन में, जैसे आपका ये ब्रेन है इधर, ठीक है, ये मैं ऐसा ब्रेन बता रही हूँ, वैसे ब्रेन है ये, ठीक है, ये हम लिख रही हूँ ब्रेन है, ये ब्रेन है और यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है। इस बैरियर के थ्रू इस ड्रग को यहाँ से जाना है ब्रेन में। तो ये ड्रग ऐसे नहीं जा सकती, इस ड्रग को ये बैरियर जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा। और ये बैरियर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब एक तरह से आप खतरनाक नहीं, इसमें ना टाइट जंक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट जंक्शन होते हैं, जिसके थ्रू जो ड्रग है वो उसको निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी ड्रग लिपिड सोल्यूबल होगी, तभी वो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। क्योंकि अब देखो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी फ्री फॉर्म में ड्रग होती हैं वो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं। देखो यहाँ पे
जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो सीरीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये लिपिड सोल्यूबल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, वाटर सोल्यूबल तो कभी कर ही नहीं सकती। और प्लेसेंटा का भी एक बैरियर होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में 5-6 बैरियर्स होते हैं जो हमें आप आगे जाके पढ़ोगे। तो इसमें से 2 बैरियर तो मैंने आपको यहीं बता दिए, प्लेसेंटा बैरियर और ब्लड ब्रेन बैरियर। तो प्लेसेंटा बैरियर को भी क्रॉस कर जाती है। अब इन बैरियर को क्रॉस करने के लिए ड्रग का लिपिड सोल्यूबल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये क्रॉस कर जाती है इजिली। और सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी जो है कम होती है। क्यों होती है कम? इसका भी रीज़न देखो, क्योंकि आपकी बॉडी में जो फ्री फॉर्म में ड्रग थी, उसने जल्दी अपना टारगेट ऑर्गन को अपना असर दिखाया और एलिमिनेट हो गई फटाफट बॉडी से। तो टॉक्सिसिटी कब हो गया हमारी बॉडी में? जब हमारी बॉडी में ड्रग अवेलेबल होगी, ड्रग जो है जमा इकट्ठा होगी कहीं न कहीं, तभी तो टॉक्सिसिटी होगी। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हमारी बॉडी में ड्रग रह ही नहीं रही है, टिकी नहीं रही है, तो ये फटाफट एलिमिनेट हो रही है। तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी तो होगी ही नहीं। तो वही लिखा हुआ है सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी होती है क्योंकि वो आपकी ड्रग जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड है, ठीक है, लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में बैठी हुई है, तो वो टॉक्सिसिटी कर सकती है, ठीक है। और ये जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है और प्लेसेंटा होता है उसको क्रॉस नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। डिस्ट्रीब्यूशन स्लो होता है, समझ आ गया इसके बारे में भी। तो ये आपका जो डिफरेंस था ना, ये आपको समझना ज़रूरी था। आपने डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ लिया, लेकिन इनके जो पॉइंट्स है ना, इसको एक बार अच्छे से कहीं पे नोटबुक में नोट डाउन करके पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको लोडिंग डोज भी समझ आ गई होगी क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोअवेलेबिलिटी की। देखो बायोअवेलेबिलिटी बेसिकली क्या होता है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचेस इन अ ब्लड अनचेंज फॉर्म, यानी आपने जैसी ड्रग दी थी ना, वैसी ड्रग आपके ब्लड में पहुँच गई है, ठीक है। अब देखो ओरली जब रूट से हम लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जो अगर हमने 100 mg ड्रग ली है तो 100 mg ड्रग वो नहीं पहुंचती है। वो जैसे फॉर एग्जांपल 50 पहुंच जाएगी, 60 पहुंच जाएगी, अनप्रिडिक्ट होता है। ये जो होता है ना कि कितनी ड्रग आपकी बॉडी में जा रही है ओरल रूट से, ये अनप्रिडिक्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसने क्या बोला कि हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचेस इन अ ब्लड अनचेंज फॉर्म। ये चीज़ ध्यान रखना, अनचेंज फॉर्म। इसकी ये रट लो डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कहीं पे भी आपको पूछ लेते हैं इंटरव्यूज़ में, कहीं पे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक्स भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब देखो क्या हुआ, आपने ड्रग लिया, ठीक है, वो ड्रग जो है ब्लड में चली गई। ये ब्लड में जाने के बाद अनचेंज फॉर्म में ड्रग कितनी गई है, ठीक है। इट मीन्स ये आपका 50 mg भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ये अनप्रिडिक्टेबल होती है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे चेंज क्यों नहीं आया? अगर आपने लिखा है अनचेंज फॉर्म, यहाँ पे ऐसा तो लिख सकते हैं ना चेंज फॉर्म। इट मीन्स कि अनचेंज फॉर्म मीन्स अगर आपने जैसी ड्रग दी है ना, उसी फॉर्म में ड्रग गई है, और उसने मतलब ऐसी ड्रग, यानी कि आपकी जो ड्रग है वो बेसिकली एक्शन शो करना चाहिए, उसका थेरेपेटिकल एक्शन शो होना चाहिए आपकी बॉडी में। कोई भी और मतलब केमिकल चेंज होने की वजह से या कुछ भी मतलब चेंजेस होने की वजह से वो चेंज ना हो जाए उसकी फॉर्म, ठीक है, ताकि वो अपना एडवर्स इफेक्ट या कोई भी एडवर्स मतलब साइड इफेक्ट ना दे बॉडी में। तो इसलिए बेसिकली उसकी जो फॉर्म है ना वो चेंज ना हो, अनचेंज फॉर्म में ही वो आपकी ब्लड में जा रही है, उसको हम बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। तो बायोअवेलेबिलिटी देखो ओरल में तो क्या होता है, ओरल में तो अनप्रिडिक्टेबल होता है। वो आपकी अगर आपने 100 mg ली है तो 50 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है mg आपकी मतलब ब्लड में पहुंच सकता है। लेकिन IV रूट से अगर आप मेडिसिन लेते हो ना तो 100% आपकी बायोअवेलेबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने 100 mg IV रूट से लिया है ना, मतलब इंट्रावेनस रूट से लिया है, इंजेक्शन से लिया है, तो वो आपकी ब्लड में भी 100 mg ही रहेगी, ठीक है, 100 mg ड्रग ही पहुंचेगी। लेकिन अगर आपने ओरल रूट से लिया है, अगर आपने ओरल रूट इस्तेमाल किया, अगर आपने ओरल रूट से भी 100 mg से मेडिसिन ली है, लेकिन वो आपके ब्लड में कितनी पहुंचेगी, वो मतलब अनप्रिडिक्टेबल होता है। वो 40 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन 100 तो नहीं होगी बिल्कुल भी। अब एक और चीज़ देखो यहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी, मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, AUC ओरल AUC अपॉन, इसका मतलब क्या होता है AUC मतलब एरिया अंडर कर्व। अब इसका फॉर्मूले को थोड़ा समझते हैं, ये इंटू भी 100 भी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ एक चीज़ देखो, ये जो कर्व है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है एरिया अंडर कर्व, जो आप देख रहे हो ना इस कर्व के नीचे जो भी मतलब इसके अंडर जो भी ये एरिया आ रहा है इसको हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, ठीक है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग है। अब देखो जब आपने ब्लड मेडिसिन ली तो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ठीक है, Cmax क्या है, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन, और Tmax क्या है यानी टाइम, किस टाइम पर आपके ब्लड में मैक्सिमम कंसंट्रेशन हुई मेडिसिन की,
उस ड्रग की, ठीक है। यानी अगर जो ये आपका ब्लड था, ठीक है, इस ब्लड में जो ड्रग की कंसंट्रेशन है मैक्सिमम कब हुई, उसको हम बोलते हैं सी मैक्स, ठीक है। और किस टाइम पर हुई उसको हम बोलते हैं टी मैक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया कि जो एरिया अंडर कर्व है ना, इट डिटरमाइन बायोबिलिटी, ये बायोबिलिटी को डिटरमाइन करता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो बायोबिलिटी कंसेप्ट है, ये आपका जो भी कर्व वगैरह है AUC, अगर आपको कुछ भी समझ ना आए ना तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं दोबारा से उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगी। आई नो थोड़ा सा आज जो टॉपिक था वो थोड़ा सा ईजिली समझ नहीं आता है, आपको 2-3 बार जो है वीडियोस देखनी पड़ती है, बट मैंने जितना सिंपल हो सकता था मैंने आपको सिंपल करके बताया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।